हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ ज्ञान में। तो हम जो आज हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, आज 19 मई है। तो आज का हिंदू न्यूज़पेपर को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। आपके एग्जाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट खबर है उसको हमने इस PDF में, इस वीडियो में रखा है। जो बाकी न्यूज़ है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, या हमने ऑलरेडी उसको कुछ कवर किया है, कुछ पार्ट्स जो उसका इम्पोर्टेंट था तो उसको हमने यहाँ नहीं रखा है। तो इस आधे घंटे 45 मिनट के वीडियो में आपका जो पूरा न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका जो न्यूज़पेपर है वो आज का खत्म हो जाए। उसके रिलेटेड जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस अलग अलग न्यूज़ में आया है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको हमने अलग से कवर किया है। उसी चीज़ में एक नोट्स दिया है आपको, ताकि वो भी आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको जो न्यूज़पेपर और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, टॉपिक्स हैं, वो आपका कवर हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख जाएगा और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आपको दिखाई देगी, उसको आप जरूर क्लिक करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन, उससे जो क्या होगा, जो भी हम वीडियो नए अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन में हमने अलग अलग हमारा जो वीडियोज है अलग अलग टॉपिक्स पे, उसका हमने लिंक दिया है। तो उसको क्लिक करके आप जो है, आप NCERT अगर पढ़ना चाहते हैं, या इकोनॉमिक्स का कुछ आपको डाउट है, पॉलिटी का कुछ टॉपिक्स का आपको डाउट है, तो उस वीडियो को आप देख करके आप जो अपना डाउट है वो कम कर सकते हैं और आपका हो सकता है डाउट सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका डाउट आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। पहला जो न्यूज आपका तौकते को लेकर के है। 13 डेड एट तौकते बैटर्स गुजरात, 90 मिसिंग फ्रॉम बार्ज। तो ये बेसिकली जो है अभी लैंडफॉल कल हो गया था इसका, साइक्लोन का, डे बिफोर यस्टरडे, मंडे को ही। और कल ये बेसिकली रिड्यूस्ड इसका इंटेंसिटी, जैसे हमने कहा पहले, हमारा एक साइक्लोन को लेकर के हमारा डिटेल वीडियो है तो हफ्ते को लेकर के, तो उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ना, मोटा मोटी बता दो, जैसे ही समुद्र है, ये कोस्ट हमारा, तो जैसे ये समुद्र से जाके लैंडफॉल होता है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये साइक्लोन जो है जमीन के ऊपर मूव करता है, इसकी धीरे धीरे इसकी स्पीड और इंटेंसिटी जो है कम होने लगती है। तो वैसा ही देखा गया है, रिड्यूस इन इंटेंसिटी एंड ले ओवर 35 किलोमीटर, ले अबाउट 35 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अहमदाबाद लेट। तो ये अहमदाबाद थोड़ा एक तरह से इंटर किया है बेसिकली, और इसकी इंटेंसिटी काफी कम हो गई है। वो स्पीड जो है बेसिकली, ये जो पावर इसको मिलता है साइक्लोन को, किसी साइक्लोन को, तो वो जो समुद्र का जो टेम्परेचर है और समुद्र का जो पानी है, मॉइस्चर जो है, उससे इसको जो स्ट्रेंथ मिलता है, एक तरह से कह सकते हैं बल मिलता है। तो जैसे ही धीरे धीरे लैंड पे जाएगा, वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये तो तौकते के बारे में था। सुपर साइक्लोन के इसका इंटेंसिटी बताई जा रही थी सीवियर साइक्लोन कैटेगरी में। तो ये साइक्लोन कैटेगरी कैसे होता है बेसिकली, और ये जो बार्ज की बात हो रही है बेसिकली, ये बार्ज जो है वो एक सी में आपका जो बार्ज था, जो शिप था, उसको उसमें कुछ लोग थे, 2 शिप्स स्पेशली था आपका, जिसको रेस्क्यू किया गया है। 90% मिसिंग, स्टिल मिसिंग बार्ज P305। ये बार्ज जो था वो डूब गया 35 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मुंबई। तो इससे कुछ लोगों को बचा लिया गया है, कुछ लोग अभी मिसिंग है, उनको बचाव का काम जारी है। उसके अलावा 137% अनदर बार्ज द गाल कंस्ट्रक्टर, ये अनदर बार्ज था, इसके ऊपर भी लोग सवार थे, तो इनको भी बचाने का काम जारी है, बचाया जा रहा है। तो ये इसी का ये न्यूज है पूरा पूरी। तो साइक्लोन्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो बेसिकली स्पीड के ऊपर में इंटेंसिटी और उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं 7 जो कैटेगरी है बेसिकली। तो सुपर साइक्लोनिक हम ऊपर से स्टार्ट करें। सुपर साइक्लोनिक मतलब सबसे टॉप लेवल हो गया, जिसमें तकरीबन 220 से ज्यादा की स्पीड होती है। जैसे अम्फान आपका एक तरह से शायद इस कैटेगरी में आया था। वेरी सीवियर हो गया, जैसे कि इसको अभी कहा जा रहा है टॉकते, तो जब गुजरात के पहले इसका स्पीड आपका होगा 120 से लेकर 221 के बीच में। फिर सीवियर साइक्लोन हो गया कैटेगरी, जैसे जैसे स्पीड जो कम हो रही है, इंटेंसिटी साइक्लोन का कम हो रहा है, उसी हिसाब से उसका नाम किया गया है। तो ये आप थोड़ा जानकारी में रखें। और इसके ऊपर, साइक्लोन के ऊपर में हमारा डिटेल वीडियो है, जिसमें हमने साइक्लोन क्या होता है, टॉपिकल साइक्लोन का नाम कैसे हम देते हैं, तौकते नाम क्यों है, इसके अलावा उसको कैसे वो बनता है, फॉर्मेशन कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप, तो सब चीजों को हमने डील किया है डिटेल में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो। नेक्स्ट आपका जो है आर्टिकल, फ्रंट पेज पर ये भी आर्टिकल मिल जाएगा आपको। वैक्सीनेशन लैग इन रूरल इंडिया पॉइंट्स टू अ लूमिंग क्राइसिस। तो ये बेसिकली, जैसे आप देख रहे होंगे न्यूज में बेसिकली, कि अभी जो कोविड है ये रूरल एरिया में काफी ज्यादा फैल चुका है, रूरल एरिया में भी काफी इफेक्ट किया है, रूरल और सेमी रूरल एरिया में अगर बात करें तो। लेकिन यहाँ पता है वैक्सीनेशन, हम वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो
कवरेज है वो काफी कम है वहां पर। तो ये एक चिंता का विषय है बेसिकली, और हेल्थ क्राइसिस भी वहां पर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसको हम आगे का एडिटोरियल भी आज है उसमें हम देखेंगे, रूरल एरिया के लेकर स्पेशली उन्होंने कुछ बताया है एडिटोरियल में राइटर्स ने। तो वैक्सीनेशन नंबर एक चिंता के विषय है। तो अगर आप देखें परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट केसेज इन डिस्ट्रिक्ट, तो अर्बन में इतना आपका देखा गया अप्रैल में, सितंबर पिछले साल का, इस साल का अब आप देखें तो ये देखिए आपका बढ़ता हुआ, यहाँ पे देखिए सेमी अर्बन एरिया में बढ़ गया आपका, यहाँ पे देखिए आप पिछले साल के मुकाबले सेमी रूरल में बढ़ा है और रूरल एरिया में भी बढ़ा है। तो ये केसेज जो है काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन अगर हम देखें डोजेज एडमिनिस्टर्ड तो ये कम है काफी। अर्बन एरिया में तो बढ़ा है, सेमी अर्बन एरिया में भी बढ़ा है। यहाँ पे देखिए उतना इंटेंसिटी यहाँ से आप कंपेयर करें तो देखिए अब इंटेंसिटी उतनी बढ़ी नहीं है रूरल एरिया में वैक्सीनेशन का। तो ये आपको देखने की जरूरत है ये गवर्नमेंट के लिए कि भाई वैक्सीनेशन को हमें बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत वहाँ पे रूरल एरिया में कमियां हैं, जैसे एक तो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, हेल्थ सेंटर्स नहीं है। तो ये सब जो है सेकेंड वेव और उसके आगे के वेव को लड़ने के लिए जरूरी है गवर्नमेंट को इस चीजों पे ध्यान देना। इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल रेमिनेंट्स ऑफ टॉर्नेडो टू हिट दिल्ली टुडे। तो ये जो बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी इसका जो ये स्टॉर्म का जो स्पीड एक तरह से बचा कुचा जो चीज है वो हिट कर सकता है, मतलब कि उसमें कुछ वैसा तब स्पीड नहीं होगा, लेकिन उसके कारण हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल दिल्ली में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जरूर ध्यान से रहें, आप बाहर ना निकले अगर जरूरत ना हो तो। मई 19 को आज इसको हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। इसको ऑरेंज कैटेगरी का वार्निंग आईएमडी ने बताया है, मतलब ये रेनफॉल जो होगा इस ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है। इस कलर कोडिंग जो है इसको हमने बताया यहाँ पर, कलर कोडिंग वार्निंग सिस्टम क्या है आईएमडी ने स्टार्ट किया था। ये बेसिकली जो है इसका ऑब्जेक्टिव है कि अलर्ट करना पीपल को, भाई एक कलर कोड है, ऐसे आपको समझ में नहीं आता कि कितना हेवी मतलब क्या होगा, वेरी हेवी क्या होगा। तो एक कलर कोडिंग उन्होंने दे दिया कि लोगों को आसानी से आप अवेयर कर सके अहेड ऑफ सीवियर और हैजार्डस वेदर कंडीशन, पोटेंशियल टू कॉज डैमेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रप्शन। तो ऐसा जो अगर कोई वेदर सिस्टम आने वाला है, वेदर होने वाला चेंज, तो उसको पहले से आप अलर्ट कर दे तो कलर कोडिंग से क्या होगा, लोगों को एक ज्यादा समझने में आसानी होगी, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, किसी के लिए भी आसानी होगा। ये डेली बेसिस पे इसको अपडेट करती है आईएमडी। आईएमडी के बारे में थोड़ा बता दूं, जो मॉनिटरिंग मेट्रोलॉजी एजेंसी है 1875 में स्टेब्लिश हुआ था, मतलब कि कॉलोनियल टाइम में ही स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। अभी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में काम करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, आप न्यूज में देखते होंगे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, क्या वेदर पैटर्न रहेगा, मानसून कब आएगा, कितने कहाँ कहाँ पे क्या लैंडफॉल होगा, वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी, सभी में इसका काम है। ये कलर कोडिंग का अगर बात करें तो 4 कलर अलग कोड ये यूज किया जाता है इसमें। ग्रीन ऑल इज वेल, मतलब कोई एडवाइजरी नहीं है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है वहां पर। येलो मतलब सीवियरली बैड वेदर, प्लान स्पेनिंग अक्रॉस सेवरल डेज, वेदर एंड कुड चेंज फॉर वर्स, वेदर और भी खराब हो सकता है। ऑरेंज जैसा भी हमने देखा, आप प्रिपेयर रहिए। ऑरेंज रेड इशू वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर विद पोटेंशियल ऑफ डिसरप्शन। तो रोड पे कम्युनिकेशन आपको दिक्कत हो सकता है, रेल क्लोजर हो सकता है, इंटरप्शन इन पावर सप्लाई हो सकती है। रेड मतलब उससे भी ज्यादा, ऑरेंज से भी ज्यादा, गोइंग टू डिसरप्ट, सर्टेनली गोइंग टू 100% वो डिसरप्ट करेगा ट्रेवल और पावर को और रिस्क टू लाइफ। इसीलिए मतलब आपको बाहर नहीं निकलना है, पावर ओवर जो भी है, ट्रेन ट्रेवल बंद हो जाएगा। तो ये वार्निंग बेसिकली जो आईएमडी कोड के बेसिस पे करती है। तो फ्रेंड्स ये था एडिटोरियल के पहले का पेज। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक कर दें एक, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जरूर आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन जो आएगा, बेल का शेप जो आएगा उसको आप जरूर क्लिक करें। तो पहला जो एडिटोरियल है ट्रैकिंग द पेंडेमिक्स रूरल मार्च। तो जैसे हमने कहा था रूरल एरिया में जो बढ़ रहा है उसको लेकर के कुछ यहाँ पे भी बताया गया है कि क्या वहाँ पे कमियां हैं। तो पिछली बार तो अर्बन एरिया में ज्यादा था, अब इस विलेजेस में ज्यादा स्प्रेड हुआ है। इट हैज स्प्रेड दिस टाइम टू रूरल एरिया ऑफ बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। इन राज्यों में पिछली बार कम स्प्रेड हुआ था वायरस, इस बार ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। विच रिमेन लार्जली अनइफेक्टेड, लास्ट टाइम ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। और इसमें कंसर्न क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि भी लो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एंड वेरी लो लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पे एक कंसर्न है। अगर ठीक है बीमारी तो फैल रही है, लेकिन अगर हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, नर्सेज भी नहीं है, हेल्थ स्टाफ नहीं है, मेडिकल सेंटर्स नहीं है, तो ये और बीमारी को आप टैकल नहीं कर पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे उससे। ये एक बड़ी इशू है रूरल एरिया के केस में। हमने अभी देखा जैसे कि आपने रिपोर्टिंग भी कम हो रही, जैसे गंगा में हमने देखा कि कुछ बॉडीज को फ्लोटिंग देखा हमने,
तो ग्रॉस अंडर एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल रियलिटी इन रूरल एरिया, तो क्योंकि वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है, कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रहा, तो जितने फिगर्स आ रहे हैं वो भी काफी कम है, तो उसको हमें मानना है कि और उससे ज्यादा जो है वहाँ पे ग्रेव सिचुएशन है। अपाथी में फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है कि अपाथी एंड लैक ऑफ गवर्नेंस इन इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं किया। नॉलेज था उनको कि पेंडेमिक आ रहा है, पेंडेमिक है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहिए, तो एक मिस गवर्नेंस को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अगर क्वेश्चन आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर या पेंडेमिक से रिलेटेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें आप इन चीजों को क्रिटिसिज्म में या इसमें लिख सकते हैं। रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स जो है 19-20 का, ये जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने जारी किया है, इसमें सिचुएशन बताया कि सिचुएशन जो है वो और खराब हो गई इन कुछ 10 सालों में। कैसे? तो बिहार का यहाँ एग्जाम्पल दिया था, 10,337 फंक्शनिंग सब सेंटर्स थे रूरल बिहार में 2005 में, जो घट गए हैं 9,112 सब सेंटर्स में 2020 का। तो ऑलरेडी मतलब जो था वो भी कम हो गया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी 101 से घट करके 57 हो गए, मतलब आधा ही हो गए। डिस्पाइट पॉपुलेशन ग्रोथ तो बढ़ा ही है, लेकिन हेल्थ सेंटर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ना चाहिए था वो घट गया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बढ़ा है लेकिन बहुत ही कम, 1,702 हो गया 2020 में, जो 1648 था 2005 में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल इसे दिया है कि कैसे हेल्थ सेंटर जो है घटे या बढ़े भी हैं, तो बहुत कम बढ़े हैं। इसके अलावा हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है, इसमें अगर देखा जाए अगर, तो वैकेंसी काफी कंपेयर टू द नॉर्म बिहार हैज रिपोर्टेड हाईएस्ट शॉर्टफॉल है, मतलब जितना होना चाहिए, मान लीजिए 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो शॉर्टफॉल है। मतलब बिहार में अगर देखें 58% कम जो हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ स्पेशलिस्ट वहां पर हैं। झारखंड में 44%, उत्तर प्रदेश में 41%, और बाकी सिमिलर नंबर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। ये उन्होंने सेकेंडरी का बताया, प्राइमरी हेल्थ केयर में भी यही हाल है। तो इसको डेटा को आप कोट कर सकते हैं बेसिकली, जब एक हेल्थ को रिलेटेड सवाल आता है, तो जीडीपी आपको बताना है, ग्राफ ये डेटा के केस में इन स्टेटिस्टिक्स को आप बता सकते हैं। रूरल इंडिया का अगर स्पेशली आता है, तो कहाँ गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, कहाँ पे हमारी कमी है, तो इन ये स्टेटिस्टिक्स को, डेटा को आप वहां पे कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट डेटा है। अब आगे इनका पता है कि फेलियर टू एस्टिमेट करने से आप रुक चुक गए हैं। स्टेप्स वेर नॉट टेकन टू कंटेन द स्प्रेड अलॉन्ग विद ऑगमेंटिंग द रूरल हेल्थ, तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिया कि कंटेन हम उसको करें, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना था, जो नहीं बढ़ाया गया। इसके अलावा इन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है वेस्ट बंगाल, स्पेशली इस एरिया में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के कारण, कि इलेक्शनिंग आपने लंबा इलेक्शनिंग किया, जिसके कारण यहाँ पे केसेस बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लोकल बॉडी इलेक्शन था, जिसके कारण जो बहुत सारे जो पोलिंग ऑफिशियल्स थे वो है ना इन्फेक्टेड हुए। महाकुंभ, तो ये बेसिकली इन्होंने जो गवर्नमेंट जो स्टेप ले सकती थी कंटेन करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट ने नहीं लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। इसके अलावा फिर इन्होंने जुडिशरी की बात की कि जुडिशरी ने कैसे इसको आरे हाथों लिया, बेसिकली क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कल भी हमने देखा जजमेंट, इस पे कल के बारे में मेंशन नहीं है, पहले का मेंशन है। तो कल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राम भरोसे ही जो रूरल एरिया में काम चल रहा है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली जो जिन्होंने हेल्प के लिए या क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पे, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, लीगल एक्शन। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट के पाती दिखाती है, गवर्नमेंट को इस चीजों से बचना चाहिए। और जो करना है वो बेसिकली अलग है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आपको करनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ एक्सपेंडिंग टेस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और को बढ़ाने से बदले रियलिटी जो छुपाया गया, बेसिकली वैक्सीनेशन का स्लोप है, जो हमने ऑलरेडी फ्रंट पेज के न्यूज में देखा कितना कम है वैक्सीनेशन का रेट कंपेयर टू जो स्प्रेड हुआ है। रूरल एरिया प्रोवाइडेड रिफ्यूजी टू द मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, तो लास्ट टाइम जो था बेसिकली, इस टाइम भी जो माइग्रेंट जो रूरल एरिया से जाते हैं शहरों में काम करने के, रोजगार के अवसर में, तो वो पेंडेमिक के लास्ट ईयर भी वो वापस आए थे। इस साल भी हमने देखा, तो वो बेसिकली उनके लिए एक रिफ्यूजी की तरह काम करता है, कि मान लीजिए शहरों में कुछ होता है तो वो गाँव आके अपने घरों में रह सकते हैं, और वहां पे मनरेगा या दूसरे काम जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं। लेकिन वो भी अब इनके पास ऑप्शन कम होता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बीमारी काफी फैली हुई है, और उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। रूरल वेज डेटा एज वेल एज डेटा ऑन रूरल नॉन फार्म इनकम अवेलेबल, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया, ये बताया कि पिछले बार क्योंकि रूरल एरिया में इतना स्प्रेड नहीं हुआ था, तो रूरल एरिया की तरफ से इकोनॉमी को भी रिवाइव करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। एग्रीकल्चर जो हमने देखा काफी ग्रोथ दिखा हमने, और रूरल रूरल जो इकोनॉमी है वो ग्रो की थी, इसके कारण इकोनॉमी जो एक तरह से सपोर्ट मिला था। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं कि उससे एक तो आपको मेडिकल चीज तो है ही, इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए इकोनॉमी में भी ये हैम्पर करेगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी अगर खराब होगी, नॉन फार्म इनकम अगर हम देखें तो वो अगर खराब होगा, तो obvious सी बात है इकोनॉमी में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा।
बहुत सारे जो लोग हैं रूरल में ट्रैप में चले गए, क्योंकि इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसे लगे उनको। तो ये रूरल इकोनॉमी को भी हैम्पर कर रहा है। तो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से भी आपका जो है ये हेल्थ कैसे रिलेटेड, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू इकोनॉमी। तो ये दोनों का और भी केसेज है, जैसे हेल्थ अगर अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अच्छे कैसे काम कर पाएगा, एजुकेशन आप अच्छे दे पाएंगे। तो सारा कुछ लिंकअप है। तो अगर आप आंसर लिखे तो होलिस्टिक ओवरव्यू जरूर आप उसको दे। नेक्स्ट आपका जो एडिटोरियल है, जार ऑफ ब्रिकमैनशिप मस्ट सीक पीस। तो ये बेसिकली रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, अभी जो रिसेंट स्टैंड ऑफ फीड देखा गया है, उसको लेकर के बताया गया। इसमें कुछ आपके एग्जाम के लिए मैं मानता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्टॉर्मी स्टार्ट। ये बेसिकली साइक्लोन को लेकर के ही है। साइक्लोन ने कहाँ का इफेक्ट किया है, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये हमने देखा बेसिकली। तो रिसेंटली बहुत सारे साइक्लोन आप देखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन अरेबियन सी में भी बढ़ गया है, बे ऑफ बंगाल में भी काफी है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग और जो पॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने कैसे अच्छा काम किया है। तो एक तो ये है कि डिजास्टर जो आपका जीएस पेपर 3 में है, उसको लेट करके ये बताया गया क्या क्या आप उसमें मेजर ले सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर लिया जो कि अच्छा है। पहला, वैल्यू ऑफ क्रेडिबल क्रिएटिंग ट्रेंड कैडर। जो एनडीआरएफ एक ट्रेंड कैडर है डिजास्टर को लड़ने के लिए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। तो इसका हमने देखा कितना अच्छा ये रिस्पॉन्स रहा है, सपोर्टेड बाय डिफेंस फोर्स एंड रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क इज इन। तो पहला जो आप है ना सजेशन या जो भी कुछ लिख सकते हैं उसमें कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, तो एक ट्रेंड फोर्स की जरूरत है डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, डेवलपिंग ग्रेटर एक्सपर्टाइज इन फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मिटिगेशन। तो डिजास्टर ये फोरकास्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे आईएमडी जो है फोरकास्ट करती है कि भाई इस समय यहाँ पर लैंडफॉल होगा, साइक्लोन कैसे मूव करेगा। ये प्रोजेक्ट प्रिडिक्शन से भी गवर्नमेंट को हेल्प होता है कि पहले से प्रिपेयर रहे कि भाई किस समय आएगा तो पहले से हम प्रिपेयर हो गए। क्राफ्टिंग पॉलिसीज टू इंक्रीज रिजिलियंस एमंग कम्युनिटीज। तो ये सब बेसिकली डिजास्टर से लड़ने के लिए, प्रिपेयरनेस के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आईएमडी ने जो लॉन्च लास्ट ईयर जो बेसिकली इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था दिस सीजन टू रिड्यूस इकोनॉमिक लॉसेज बाय फोकसिंग ऑन डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेसिफिक लोकेशन। इसमें क्या डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाएगा, स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा, कोई वेदर इवेंट आ रहा है तो वहाँ एग्जैक्टली उसका कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा। इससे आप और जो अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये इसी का आपका फोरकास्टिंग में ही एक आपका पॉइंट आ जाएगा, 2B 2A आप लिख सकते हैं। इसमें क्या क्या इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, पॉपुलेशन कितना इफेक्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, लैंड यूज सेटलमेंट, सब कुछ इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये जितना बेटर आप प्लानिंग करेंगे, उतना बेटर आप फोरकास्टिंग करेंगे, उतना बेटर आप उसको डिजास्टर से लड़ सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट ये अगर बढ़ता है तो ये अच्छा, एक्यूरेसी अच्छी होगी तो ऑब्वियस बात आप अच्छे से उसको लड़ सकेंगे डिजास्टर से। प्रॉमिसिंग अप्रोच, तो प्रॉमिसिंग अप्रोच टू अवॉइड लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये अच्छी बात है गवर्नमेंट ने किया है। प्रिसाइज वार्निंग हम जानते हैं बहुत जरूरी है। अरेबियन सी में ज्यादा साइक्लोन देखने को मिल रहा है, ये भी हम जानते हैं। एंड लॉन्ग राइज, ये क्यों हो रहा है, लॉन्ग टर्म राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर वो जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पॉल्यूशन के कारण जो है अरेबियन सी में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर, जिसके कारण ये हम देख रहे हैं साइक्लोन जो है ज्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है, क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ्स एंड ड्वेलिंग, ये हमको करने की जरूरत है। डिजास्टर के साथ साथ ये भी बेसिकली क्लाइमेट प्रूफिंग लाइफ्स हो, ताकि जो है साइक्लोन या जो भी टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे हम लड़ सके। इसके लिए क्या करना है गवर्नमेंट को, इसी में आप देख सकते हैं, स्टडी होम्स ऑफ सुटेबल डिजाइन, क्रिएट एडिक्वेट स्टॉर्म शेल्टर्स, प्रोवाइड एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स, इंश्योर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैलामिटीज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉसेस। ये बेसिकली गवर्नमेंट को क्या क्या गवर्नमेंट एक्शन क्या क्या जरूरी लेना, ये तो हमने ऑलरेडी देखा क्या क्या गवर्नमेंट ने लिया है ऑलरेडी, और ये क्या क्या हमने लेना है सजेशंस के तौर पे आप लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर वार्निंग को। डिलीट एंड कंट्रोल, ये नेक्स्ट आपका एडिटोरियल, इसमें बेसिकली बताया गया कन्वेंशनल प्लाज्मा थेरेपी जो है आईसीएमआर ने अपना जो मेडिकल बुलेटिन, मेडिकल जो गाइडलाइन है कोविड से रिलेटेड, क्या 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 आपको करना चाहिए डॉक्टर्स को, ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो है उससे हटा दिया है। ये बेसिकली पिछले साल भी क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हुए हैं, रिसर्च हुआ है, उसमें देखा गया इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है बेसिकली पेशेंट को रिकवर करने में या कोविड से लड़ने के लिए। जिसको हमने कल कवर किया था, बेसिकली क्या है प्लाज्मा थेरेपी, क्या है कि कोई पर्सन जो वो कोविड से इफेक्टेड था वो ठीक हो जाता है, तो उसके बॉडी में देखा जाता है कि एंटीबॉडी बन जाती है कोविड से रिलेटेड। एंटीबॉडी मतलब कि आपके रोग तो लड़ने की क्षमता बन जाती है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, आपसे जो पर्सन ठीक हो गए हैं उनका ब्लड प्लाज्मा लिया जाता है,
और उसको दूसरे पर्सन में, जो इल पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, उसमें इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये एंटीबॉडी वहां पे हम ट्रांसफर कर सके और वो पर्सन जो है उसको रोग क्षमता, रोग निरोधक क्षमता उसमें बढ़ जाए और वो रोग से लड़ सके। ये बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी मोटा मोटी है। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने बात किया। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि दो और जो है, एक हाइड्रोक्लोरिन टेबलेट है आपका बेसिकली, और एक एंटी आइवरमेक्टिन जो दवाई है, ये अभी भी जो है ट्रीटमेंट गाइडलाइन में आईसीएमआर ने रखा है, जबकि इंटरनेशनली और डब्ल्यूएचओ ने भी इसको कहा कि इसका कुछ सर्टेनिटी नहीं है, ये उतना कारगर नहीं है कोविड से लड़ने के लिए, तभी इसको रखा गया। तो आईसीएमआर को जरूरी है कि भाई अपने समय समय पर इन चीजों को देखते हुए ही गाइडलाइन को रिवाइज करे। इससे क्या फायदा होगा? एजुकेट पब्लिक अबाउट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ ट्रीटमेंट। एक तो ट्रीटमेंट को कैसे ट्रीटमेंट करना है, चेंज करना है, वो लोगों को भी नॉलेज में आएगा। एंड बेटर प्रिपेयर्ड एट फ्यूचर पेशेंट एंड केयर गिवर्स। तो ये बेटर प्रिपेयर हो पाएंगे अगर वो पेशेंट होते हैं तब भी, अगर मान लो खुद इन्फेक्शन होता है तब भी वो कैसे उनको क्या करना है वो पता चल जाएगा। और केयर गिवर, मान लो किसी को वो केयर दे रहे हैं, घर में कोई आइसोलेशन पर्सन है, उसको आप सपोर्ट दे रहे हैं, उसमें भी आपको पता रहेगा, एजुकेटेड रहेंगे आप कि भाई हमें क्या क्या दवाइयाँ यूज करनी है, क्या क्या यहीं करनी है। इसके अलावा प्रेशर जो है डॉक्टर्स पे वो भी कम होगा, ताकि वो, और ट्रस्ट जो है सिस्टम में वो इम्प्रूव होगा। तो ये बेसिकली जो गाइडलाइंस है, पॉलिसी जो, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड, स्पेशली इस फील्ड में। जैसे कि ये उन्होंने बताया कि ये दोनों का कोई एविडेंस नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट आईसीएमआर को हटा देना चाहिए, उसके बदले जो सही जो एविडेंस बेस्ड जो दवाइयाँ हैं उसको रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है प्लानिंग फॉर फ्यूचर वेव्स ऑफ द पेंडेमिक। तो ये बेसिकली फ्यूचर वेव्स को लेकर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या गवर्नमेंट ने किया, इसके बारे में बताया गया है। चैलेंजेस क्या है, स्पीक्स अबाउट द चैलेंजेस इन द रोड अहेड। तो पहला तो इन्होंने ऐसे कहा कि ब्लेम डाला गया कि जो मॉडलिंग करते हैं बेसिकली कि क्या कोविड सेकेंड वेव कब आएगा, पीक कब होगा, कब कम होगा, तो ये मॉडल उन्होंने नहीं कर पाया। तो इसका गलती नहीं, बेसिकली गलती क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी सही नहीं है, अनरिलायबल टेस्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेज एंड डेथ्स। तो ये अभी भी देखा जा रहा है। तो इससे कारण क्या होगा, जो आपके पास अगर डेटा नहीं हो तो ऑब्वियस सी बात आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे सही से। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स है, प्रिडिक्शन करना क्या है, स्टैटिस्टिक्स है आपका। तो स्टैटिस्टिक्स तभी ठीक होगा जब आपके पास डेटा होगा। अगर डेटा गलत होगा तो ऑब्वियस सी बात आपका मॉडल भी गलत होगा। तो कैन ओनली प्रोवाइड फॉल्टी प्रोजेक्शंस। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करने की जरूरत है, रिलायबल रिपोर्टिंग एंड इनिशिएटिंग स्टैंडर्डाइज डिफिनेशन। इससे क्या होगा, स्टैंडर्डाइज डिफिनेशन रहेगा तो आप जो रिपोर्टिंग होगी वो सही होगी, भाई हाँ ये अगर है ऑब्जेक्टिवली आप देखना आपको ये बीमारी है, इसमें ये है, तो ये कोविड के रिलेटेड है, इसको आपको रिपोर्ट कर देना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ केसेज आपको डिटेक्ट करना सबसे कम। इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द पीपल दैट द सर्विलेंस सिस्टम वर्क्स इन द स्टेट। ये लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई सही जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है वो सही हो रहा है, इतनी ही बीमारियां है और हमें कितना सचेत रहना है और क्या क्या हमें करना है। सिंड्रोमिक अप्रोच ऑफ आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट केसेस थ्रू रिलायबल टेस्टिंग। तो सिंड्रोमिक अप्रोच, सिंड्रोम अगर आ रहा है उसमें सिम्टम्स है, उसके हिसाब से आप सस्पेक्ट केसेस को भी आप रिपोर्ट करें और टेस्टिंग आपको बढ़ाना है ताकि ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो सके और उसका रिपोर्टिंग हो सके। मल्टीपल वेव्स आए, जापान में जैसे बताया चौथा वेव आ रहा है। तो इंडिया मिस्ड बीइंग बिल्डिंग कंटेनमेंट एंड मिटिगेशन मेजर। तो ये महाराष्ट्र में देखा था बेसिकली मार्च स्टार्टिंग में ही जो है केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे, तो उसको देखते हुए हमें जो है कंटेनमेंट और जो मिटिगेशन करना चाहिए था गवर्नमेंट को ऑल ओवर द इंडिया, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, स्टेप्स बहुत बाद में लिया, लेट लिया, जिसके कारण स्प्रेड काफी फैल गया। तो इनिशियल स्टेजेस में ही गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था एंड एक्सटिंग्विश इट बिफोर पेंडेमिक स्प्रेड टू अदर एरियाज। ये गवर्नमेंट को जरूरी था, जिसमें गवर्नमेंट फेल हो गई। एक तो आपने देखा डेटा का, दूसरा हमने देखा कंटेनमेंट मेजर के लिए। We can prevent adversities of future way by relying an action on इनपुट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम। तो सर्विलेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कहीं भी डिजीज हमें जो टेस्टिंग अगर हमारी अच्छी होगी, सर्विलेंस अच्छा होगा, तो कहीं भी अगर डिजीज स्प्रेड होगा, आउटब्रेक होगा, ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप ऑल ओवर द इंडिया उस चीज में स्टेप्स ले सकेंगे कि वो स्प्रेड ना हो। अगर कहीं पर है, जैसे मान ली केरला, पहले अभी क्या था, केरला पंजाब महाराष्ट्र में ज्यादा देखा गया था शुरू में, तो इसको हम वहीं पर रोक सकते थे अगर गवर्नमेंट ने सही से स्टेप लिया होता तो। नेक्स्ट आपका क्या करना है गवर्नमेंट को, वैक्सीनेशन चैलेंज है जो। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को इसके लिए क्या गवर्नमेंट करना चाहिए, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर है, फाइजर मॉडर्ना, उनको आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, इनवाइट करें टू कोलैबोरेट विद इंडियन फर्म्स और मेक इन इंडिया में वैक्सीन आप मैन्युफैक्चर करें। फास्ट ट्रैक करें आप मैन्युफैक्चरिंग को, अप्रूवल को भी फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए, रेगुलेशन जो है उसको कम करना चाहिए। तो ये दूसरा आपका, सॉरी तीसरा आपका स्टेप्स हो गया। Newer variants of concern are emerging. It's important to update vaccine depending on how virus changing. तो ये भी गवर्नमेंट जरूरत
जरूरत है करने की कि वैक्सीन जो उसको देखने की जरूरत है कि भाई नया जो वेरिएंट्स आ रहा है उस पर वो कारगर है कि नहीं है। अगर नहीं कारगर तो उसमें क्या चेंजेस किया जाना चाहिए ताकि जो वायरस से हम लड़ सकें। Greater financial allocations, stepping up system to expand vaccination, applied research, enhance effective communication and monitoring effectiveness। तो ये बेसिकली करने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी जो बताया इन्होंने। पांचवा में आप लिख सकते हैं। तो 2019 से बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जारी किया। ये बोला जैसे बाकी कुछ था आपका, तो उसमें ये कोविड भी है। तो ये ऐसे हम अगर हम देखें तो हाल के दिनों में काफी ज्यादा जूनोटिक डिजीजेज जो बढ़ गई हैं। तो जैसे हमने देखा 6 साल 5 साल में ही काफी है ना 5-6 डिजीजेज जो है इंटरनेशनल जो कंसर्न की डब्ल्यूएचओ ने पेंडेमिक डिक्लेयर किया है, तो काफी बढ़ गई। जूनोटिक डिजीज बेसिकली क्या होता है? जूनोटिक मतलब जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया। ये जैसे इसका सार्स ये कोविड का भी बताया गया था कि एनिमल में ये वायरस पाया जाता है, लेकिन वो बेसिकली स्पेसिस लांग करके यहाँ इंडियन ह्यूमन में आ गया। डिपेंडिंग ऑन हमने कैसे उसको ट्रीट किया, बेसिकली ये बेसिकली इन्वायरमेंट को हमें देखने की जरूरत है। इसीलिए हमें वन हेल्थ अप्रोच गवर्नमेंट को लाने की जरूरत है, वन हेल्थ एजेंडा को। वन हेल्थ मतलब क्या होता है कि आपके लिए ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंट तीनों का हेल्थ आपको एक साथ देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ह्यूमन हेल्थ पर फोकस करें, एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ को आप छोड़ दें तो आपको ऐसी बीमारियां देखने को मिल सकती है। तो इसमें क्या है आपको कि ह्यूमन हेल्थ को के साथ साथ एनिमल हेल्थ और इन्वायरमेंट हेल्थ को भी हमें देखना चाहिए इकोसिस्टम पे। तो रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ एनिमल्स एंड प्रिजर्विंग द इकोसिस्टम इन इट्स नेचुरल फॉर्म। तो ये जरूरी है गवर्नमेंट के लिए कि इकोसिस्टम को हम नेचुरल फॉर्म्स में रखें, और बाउंड्रीज जो है बेसिकली जो ह्यूमन मैन जो कंफ्लिक्ट होता है, एनिमल और मैन कंफ्लिक्ट, उसको हमें रोकने की जरूरत है। बाउंड्रीज जो है वो सही और रेस्पेक्टेड होनी चाहिए। तो सो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफिशिएंट पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज, तो ये भी हमें गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है कि एक तो नहीं सो 6th ये हो गया आपका, 7th ये हो गया आपका कि इन टाइमली एंड एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सेज हमें, जैसे यहाँ पे जो कहा गया था, तो टाइमली हमें उसको रिस्पॉन्स करना है। हेल्थ सिस्टम हमारा कोलैप्स है, हम ज़्यादा अच्छे नहीं है, जैसे हमने पहले भी देखा आर्टिकल में, डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है। तो इसीलिए क्या जरूरत है हमें गवर्नमेंट को हायर हायर करने की जरूरत है फ्रंट लाइन वर्कर्स इन पब्लिक हेल्थ, जो कि इंगेज इन सर्विलेंस कर सके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर सके और लोगों को मोबिलाइज कर सके कि आप पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएं, अपना इलाज करवाएं, जो भी कुछ है। तो ये सब चीजें, और उसके अलावा क्रिटिकल केस कैपेसिटी जो है जो कम है उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे इन्होंने कहा कि क्या क्या किस लेवल तक होना चाहिए, तो 1 आशा वर्कर एवरी 1000 लोगों पे 1 आशा वर्कर होनी चाहिए। एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और नर्स प्रैक्टिशनर हर 5000 लोगों में एक होनी चाहिए एटलीस्ट। हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड ये होना जरूरी है। इंक्लूडिंग में इतना एक 30,000 से 50,000 के पॉपुलेशन में एक हॉस्पिटल जो कि इसमें 100 बेड हो कम से कम, और इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सर्विस जो दे सके। तो ये सब गवर्नमेंट को देखना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी हेल्थ को लेकर था। तो हेल्थ पर आप देखें ज्यादातर न्यूज़ें आ रही हैं, तो इसको आप जरूर आप डेटा में अपना सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, जीडीपी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिक्रूटमेंट हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो। तो वो सब हमें ग्लोबली क्या हो रहा है उसको भी हम आंसर में आप कोट कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो एक सोफिस्टिकेटेड, एक जो बेसिकली होलिस्टिक होगा, जिसमें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है रीपॉलिटिसाइज अर्बन प्लानिंग। ये बेसिकली जो है चेन्नई या तमिलनाडु को लेकर बताया गया, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। यही बताया गया कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटी प्लानिंग में, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका है इंगेज विद यूएस प्रोग्रेसिव। ये बेसिकली जो है अभी जो यूएस ने अपना अप्रोच चेंज किया, बेसिकली इंडिया को कोविड रिलेटेड एड भी दिया और ट्रिप्स वेवर में सपोर्ट किया। तो इसको रिलेटेड इन्होंने बताया कि कौन कौन से वहां पर कैसे हुआ, मतलब कि जो वहाँ के जो कांग्रेस के लोग थे या वहाँ के जो यूएस सेनेट के लोग थे, उन्होंने कैसे किया, कैसे उन्होंने अप्रोच किया प्रेसिडेंट को, कैसे समझाया। तो वो सब कुछ चीजें हैं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका है 99,000 इंडियंस डिटेल्स चेक फॉर यूएस एंट्री स्कीम। ये बेसिकली यूएस का जो ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया ने कितना एक आरटीआई किया गया था, उसमें बताया गया कि इसमें कि कितना जो हमने ग्लोबल एंट्री के लिए इंडिया ने चेक किया है, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के लिए कितने पर्सन इनरोल हुए हैं इंडिया में, और कितने को उन्होंने क्लियरेंस इंडिया ने दिया है। 9,000 पास्ट 2 सालों में चेक किया गया एंटीसीडेंट ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के लिए। इसका क्या फायदा है? allows members to use expedited lanes at the US airports and few other international airports। तो ये इस प्रोग्राम का फायदा है, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम का। ये बेसिकली इसमें क्या है, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम जो है फैसिलिटी
ये यूएस कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स जो है वहाँ का बॉर्डर प्रोटेक्शन वो उसको रन करता है। इससे क्या होता है, फास्ट ट्रैक मूवमेंट ऑफ प्री अप्रूव, मतलब कि आप अगर यूएस ट्रेवल कर रहे हैं तो आप प्री अप्रूव्ड आपको जो है जांच आपकी हो जाएगी इंडिया में। तो प्री अप्रूव्ड लो रिस्क ट्रेवलर्स अपॉन अराइवल आफ्टर रिगरस बैकग्राउंड चेक थ्रू डिजिग्नेटेड किसॉक्स। ये क्या होता है, आपका बेसिकली आप इंडिया से जा रहे हैं यूएसए में, तो आपका अगर इस प्रोग्राम को आप अवेल करते हैं, एंट्री प्रोग्राम को, इसमें कुछ चार्जेज हैं, तो इससे आपका जो क्या है यहाँ पे एंटीसीडेंट जो आपका बैकग्राउंड चेक सारा किया जाएगा इंडियन अथॉरिटी के द्वारा। इंडियन अथॉरिटी उसके बाद आपको क्लियरेंस देगी इस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आप वहां पे जब जाएंगे यूएस एयरपोर्ट पे, कुछ डिजिग्नेटेड एयरपोर्ट पे, आप आसानी से आपको जो है ऐसे ऐसे क्या होता है, अदरवाइज आप जाएंगे आपको इमिग्रेशन लाइन में लगना होगा, बहुत सारी पूछताछ होगी आपसे, तो वो सब से आप बच जाएंगे। आप बेसिकली आपको ऑटोमेटिक लाइन रहेगा, मतलब वहाँ पे कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स बनाए रहेंगे जहाँ से आप जो है डिजिग्नेटेड के शौक से वहां से आप अपना जो पासपोर्ट दिखा करके आसानी से जल्द निकल जाएंगे। आपको टाइम बचेगा, आपका पेपर वर्क बचेगा, ये बेसिकली फायदा है। $100 के चार्जेस लगते हैं और पर्सनल इंटरव्यू पहले हो जाता है आपका बिफोर दे इनरोल्ड, और दे बायोमेट्रिक्स भी इसको कलेक्ट किया जाता है। बाद में भी हो सकता है चेक आपका किया जा सके, यूएसए में जब आप स्टे कर रहे हैं तब भी आपका बैकग्राउंड चेक हो सकता है उस समय भी। ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया जब मेंबर बना आपका 2017 में। तो ये बेसिकली आपका ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम है। इसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज मेंबर है, जैसे कि इंडिया तो है ही, कोलंबिया, यूके, जर्मनी, पनामा, सिंगापुर, और इसके अलावा साउथ कोरिया और मेक्सिको, और भी कनाडा का भी कुछ है ना आपका है उसमें एनरोल है। माइनर्स अगर आप इसमें जाते हैं उसको पेरेंट का कंसेंट चाहिए होगा, लीगल गार्जियन का कंसेंट होना पड़ेगा। मेंबरशिप जो है 5 साल के लिए वैलिड है बेसिकली इस प्रोग्राम की। इससे एडवांटेज मैंने बताया, आप जो है नो लॉन्गर हैव टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यू फॉर इमिग्रेशन। तो जो लंबा क्यू होता है, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे लोग जाते हैं डेली, तो वहां पे जो लंबा क्यू है उससे आप बच जाएंगे, प्रोसेसिंग लाइंस नहीं होगी, और एडवांटेज ऑफ रिड्यूस्ड वेट टाइम एंड पेपर वर्क, आसानी से वहां से एयरपोर्ट से जल्दी से जल्दी आप निकल जाएंगे बाहर। ये ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम है, इसको आप प्रीलिम्स में हो सकता है आपका पूछा जाए, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट आपका है कोविड को रिलेटेड जो है हाईएस्ट सिंगल डे टोल रिकॉर्ड है। तो ये बेसिकली कल जो है ना डेथ टोल रिकॉर्ड हुआ सबसे ज्यादा है इंडिया में, अगर बात करें अभी तक का 4334। ये ब्राजील को इंडिया ने सरपास कर दिया। ब्राजील का हाईएस्ट रिकॉर्ड आपको जो था 4249 था, इंडिया में हाईएस्ट रिकॉर्ड है। यूएसए इससे आगे है 4475, इंडिया यूएसए में एक बार रिकॉर्ड हुआ था। तो ये इंडिया में से डेथ टोल जो है लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ऑब्वियस बात इन्फेक्शन पहले होता है, डेथ का रिपोर्टिंग बाद में होता है, तो देखा जा रहा है डेथ भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपको सतर्क रहने की जरूरत है, ये बेसिकली कोविड को रिलेटेड है, एग्जाम के लिए आपका कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ 395 करोड़ सोल्ड ड्यूरिंग रिसेंट इलेक्शन। तो असेंबली इलेक्शन जब भी हुआ था तो उसमें आरटीआई से मांगा गया, तो देखा गया कि अप्रैल 1 से 10 के बीच में इतने करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एसबीआई ने बेचे हैं, इशू किया है। ये हाईएस्ट एवर है फॉर एनी असेंबली इलेक्शन। 2018 में बॉन्ड स्कीम स्टार्ट हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये हाईएस्ट एवर है असेंबली इलेक्शन में किसी भी उसके बाद से। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हमने पहले भी डिटेल में डिस्कशन किया, कोड़ा पे मेरा आर्टिकल है, मेरे जो स्पेस है उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये स्कीम क्या है कि आप जो है कोई भी अगर आप सिटीजन है इंडिया का या कंपनी जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दे सकते हैं। कैश डोनेशन जो उसको बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने, बॉन्ड्स जो आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन इस फिगर में होगा, इसी के मल्टीपल में आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपको 8,000 देना है, तो आप 8 हजार के जो है म्यूचुअल बॉन्ड्स खरीद करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना होगा चेक से जो भी है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एसबीआई से, इसके कुछ टाइम लिमिट होता है आपका 15 दिन के अंदर जो है आपको पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अपना अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसमें बेसिकली ये जो स्कीम का और एक बता दूं, ये 10 दिनों के लिए ही खोला जाता है। जैसे अप्रैल में 10 दिन के लिए होगा, जनवरी में 10 दिन 1 से 10, फिर जुलाई में आपका होगा और अक्टूबर में। तो ये बेसिकली इसका पीरियड 10 दिन के लिए खोला जाता है, और इस समय ही आप इसको परचेज और रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। 6 श्रीलंका चाइना बैक टैक्स हेवन क्लियर फाइनल हर्डल। तो ये बेसिकली चाइना का जो है, चाइना बैक जो है श्रीलंका में एक इन्वेस्टमेंट जो हाईएस्ट लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये पोर्ट सिटी बनाई जा रही है श्रीलंका, जहाँ पे कि बेसिकली दुबई और सिंगापुर में जैसे होता है आपका पोर्ट सिटी टाइप की क्लियरेंस जो है वो दिया जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। विल अट्रैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर फॉर ट्रेड, बैंकिंग, ऑफशोर सर्विसेज। एक तरह से अलग से इसमें क्लियरेंस हो, जो आपको जो गवर्नमेंट का क्लियरेंस है वो नहीं चाहिए होगा। कोलंबो पोर्ट सिटी इसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो इंडिया और चाइना में भी आप इसको लिख सकते हैं, कैसे जो है इनगल्फिंग हो रहा है बेसिकली चाइना का इन्वेस्टमेंट जो है हमारे नेबरिंग कंट्री में कैसे इफेक्ट कर रहा है।
इसी में यही चीज़ है बेसिकली, सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका इसी चाइना का, और ये चाइना फंडेड है पोर्ट सिटी। इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, वो देखने की बात है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, होप आपको अच्छा लगा। तो जरूर इसको आप लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप बाकी वीडियोस को जरूर आप ब्राउज कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।